नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मौत के चेहरे। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। अंतरिक्ष की गहन गहराइयां और उसमें चमकते सितारे कुछ वैसे ही लगते हैं जैसे विशाल शांत समुद्र में तैरती चमकीली मछलियां। लेकिन इस समुद्र में कब तूफान आ जाएगा ये कोई नहीं जानता। अब वो बचकर नहीं जा पाएगी। आगे वाले यान में वे एकदम मेरे पीछे हैं। मुझे एक बार फिर अपने यान की गति प्रकाश की गति के बराबर करनी होगी, ताकि मैं अंतरिक्ष से परा अंतरिक्ष में प्रवेश करके इनकी आंखों से ओझल हो जाऊं। इसमें खतरा तो है, लेकिन मुझे वो खतरा उठाना ही होगा। अरे ये क्या? ब्रह्मांड किरणों का तूफान ये कहां से आया? लगता है कोई उस ग्रह पर से इन ब्रह्मांड किरणों को खींच रहा है। ये ब्रह्मांड किरणें मेरे यान के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान पैदा कर रही हैं। मेरे यंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं परा अंतरिक्ष में छलांग नहीं लगा सकती। मुझे अपने यान को इस ग्रह पर उतारना ही पड़ेगा। इस ग्रह का विज्ञान भी अच्छे स्तर का लगता है। शायद यहाँ पर मुझे अपने यान को ठीक करने की सुविधाएं मिल सके, और साथ ही साथ अपना पीछा कर रहे इन दुष्टों से पीछा छुड़ाने की कोई तरकीब भी सोच सके। पृथ्वी पर एक तूफान उतर रहा था, छपाक, और किसी को इसका आभास तक नहीं था। उफ, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? दरवाजा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। डिंग डोंग, क्योंकि मम्मी किचन में है और उनकी तरफ से इस घर में नौकर रखने की सख्त मनाही है। अब मुझे इस घर में बेटी का भी रोल करना है और नौकर का भी। नताशा, तुम इतनी सुबह सुबह? ओह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो। घर में चाय पत्ती खत्म हो गई क्या? चलो आज हमारे यहाँ चाय पी लो। मैं चाय पीने नहीं आई श्वेता, मुझे तुम्हारी डैडी से कुछ काम था, अर्जेंट। लेकिन पापा तो शहर में ही नहीं है, बाहर गए हैं किसी जरूरी काम से। तो फिर ध्रुव को बुला दो, मैं उसी से बात कर लूंगी। सो तो नहीं रहा है ना ध्रुव? सो रहा है या जाग रहा है वो तो घर पर ही नहीं है। कल रात को किसी जरूरी काम से बाहर निकल गया था। कह रहा था कि रीचा के फ्लैट से होता हुआ जाऊंगा। रीचा, वही सर्कस वाली लड़की? वही सर्कस वाली लड़की? हाँ, उसका पता मालूम है तुमको? शायद उससे ध्रुव का कुछ पता चल जाए। अभी बताती हूँ, कमांडो हेडक्वार्टर फोन करना होगा। करीम को रीचा का पता जरूर मालूम होगा। कमांडो हेडक्वार्टर, यस करीम हियर। श्वेता, हाँ हाँ ठीक है, पता नोट करो। 00031 ग्रीन बेल्ट अपार्टमेंट, माल एवेन्यू, राजनगर। नहीं, अभी फोन नहीं लगा रखा है उसने फ्लैट पर। ओके बाय। ये श्वेता को सुबह सुबह रीचा का पता मालूम करने की क्या जरूरत पड़ गई? खैर, पीटर अभी नर्सिंग होम में भर्ती है। उसका गोली का जख्म अभी भर नहीं पाया है। उसका हाल पता करता हूं। करीम, हाँ फिलहाल तो ठीक हूं, लेकिन डॉक्टर अभी भी मुझे डिस्चार्ज करने को तैयार नहीं है। गोली ने हाथ की कई मांसपेशियों को बुरी तरह से खत्म कर दिया है। अभी भी बाएं हाथ से एक पेन तक उठाने की मनाही है। अच्छा सुनो, एक जरूरी काम था। मुझे इस महीने की तनख्वाह यही नर्सिंग होम में चाहिए, आज ही। पर क्यों पीटर, पैसे की क्या जरूरत आ पड़ी? तुम्हारा सारा खर्च तो कमांडर हेडक्वार्टर उठा रहा है। कुछ जरूरत, तभी तो पैसे मांग रहा हूं। ना तुम समझ पाओगे करीम, और ना ही मैं तुमको समझा पाऊंगा। ये बात मैं किसी को भी नहीं बता सकता कि मुझे पैसे क्यों चाहिए। और लगभग इसी वक्त मिल गई खराबी। ब्रह्मांड किरणों के तूफान ने मेरे यान के फ्यूल टैंक में छेद कर दिया है, और फ्यूल का स्तर कम होने की वजह से मेरे यान को पावर मिलनी बंद हो गई है। मुझे न्यूक्लियर ईंधन चाहिए, और मुझे आभास हो रहा है कि इस शहर में से मुझे न्यूक्लियर ईंधन मिल सकता है। समस्या गंभीर हो गई है,
कि उस स्त्री को बाहर निकालना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अपने साथ वो चीज़ ज़रूर लेती जाऊंगी जिसके लिए वे दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और अगर वे मुझे ढूंढते ढूंढते इस यान तक आ भी गए तो भी उनको खाली यान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और इस बॉक्स का उनके हाथ लगना मेरी मौत भी बन सकता है, क्योंकि इस बॉक्स में है वे 5 बेशकीमती अंगूठियां जिनकी कीमत है पूरे ब्रह्मांड का राज्य। और जरा मेरी मूर्खता देखो, मैंने अभी इन अंगूठियों की टेस्टिंग भी नहीं की है। मुझे आभास हो रहा है कि इस शहर से न्यूक्लियर फ्यूल लेने के लिए मुझे इन अंगूठियों की मदद लेनी पड़ेगी। खैर, जो भी हो, फिलहाल तो मेरा उद्देश्य जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर फ्यूल हासिल करके इस अजनबी ग्रह से बाहर निकलना है। वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मदद के लिए धन्यवाद रीचा, लेकिन वो आखिरी मैसेज फ्लैश करने का क्या मतलब था? मतलब, अरे सीधी सादी अंग्रेजी तो थी, आई लव यू। दरअसल हिंदी में बोले तो बड़ी झिझक लगती है, अंग्रेजी में बोलो तो लगता है कि बचपन से यही बात बोलते आ रहे हैं। बड़ा नेचुरल सा लगता है, यानी कि मतलब समझे ना? अच्छी तरह समझ गया। तुम भी कमाल की लड़की हो रीचा, 2-4 मुलाकातों में ही प्यार का इजहार करने लगी। ये जेट एज है ध्रुव, सब काम फटाफट करना पड़ता है और मुझे बात छिपाने की आदत नहीं है। तुम मुझे अच्छे लगे तो मैंने तुमको साफ साफ बता दिया। ये तुम्हारा ख्याल है रीचा, मैंने इस बारे में कभी सोचा तक नहीं। फिलहाल तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो, एक अच्छी दोस्त। ओके, हम तुम्हारी राय बदलने का इंतजार कर लेंगे। तब तक एक एक कप मॉर्निंग टी तो हो। ओह रीचा, क्या हुआ रीचा? क्या हो गया तुमको? इसको जो हुआ है वो सामने दिख रहा है मिस्टर ध्रुव, लेकिन तुमको क्या हुआ है? रात भर किसी लड़की के साथ रहना शायद तुम्हारा नया शौक है। नताशा, तुम यहां पर कैसे? क्यों, शौक लगा मुझे यहां देखकर? तुम्हारी प्राइवेसी में खलल पड़ गया? शक तो मुझे पहले से ही हो गया था। शुरू से ही तुम इस लड़की पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान थे, लेकिन इतने ज्यादा मेहरबान हो ये मैंने नहीं सोचा था। अक्ल से काम लो नताशा, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल रीचा बेहोश, अक्ल से काम लेती तो ये नौबत ही नहीं आती मिस्टर ध्रुव। तुम्हारी अक्ल तुमको ही मुबारक हो, और ये लड़की भी। गुड बाय मिस्टर ध्रुव, हैव ए नाइस टाइम। सुनो तो नताशा। धड़ाक, उफ, कितनी जोर से दरवाजा बंद किया। अब धीरे धीरे प्याज जैसी इस दुनिया की परतें मेरे सामने खुल रही है। इसका असली रूप मेरे सामने आ रहा है, और वो असली रूप बहुत घिनौना है। अपराध, रिश्वत, अराजकता और झूठ से सना हुआ रूप, मेरी छोड़ी हुई जुर्म की दुनिया से भी ज्यादा घिनौना। तू इस पर नजर रख, मैं कैप्टन को फोन करता हूं। ओके, हेलो कैप्टन हियर। कैप्टन, सम्मी रिपोर्टिंग। सम्मी कैप्टन को नताशा की सारी रिपोर्ट देता चला गया। क्या वो लड़की सुपर कमांडो ध्रुव से मिलने गई थी? यानी अब वो सुपर कमांडो ध्रुव को बीच में खींच रही है। इस लड़की ने अब तक सबक नहीं सीखा, अब भी ये हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। इससे पहले कि ये लड़की और ज्यादा खतरनाक हो, इसको धरती की सतह से गायब कर दो। और इस बार 3 नहीं, कम से कम 10 आदमी लेकर जाना, 10 चुने हुए लड़ाके। एक लड़की धरती की सतह से गायब होने वाली थी और दूसरी लड़की धरती की सतह पर कदम रख रही थी। मुझे न्यूक्लियर फ्यूल ढूंढने में कुछ समय लग सकता है, और इस दौरान मैं यहाँ के लोगों की नज़र में नहीं आना चाहती, इसलिए मुझे अपना रूप बदलना होगा इन पृथ्वीवासियों जैसा। मैं वीडियो स्कैनर पर पृथ्वी के प्राणियों को देख चुकी हूँ। मेरे ख्याल में मेरा ये रूप इनके बीच में घुल मिल जाएगा। ग ग ग ग क्या हुआ को? क्या गले में उड़ने वाली मछली फंस गई क्या? ग ग हाँ, कोई मोटी असामी दिख गई होगी। मारे खुशी के मुंह से बोल फूट नहीं पा रहे हैं। हम भी देखते हैं। वाह, 3 इक्के जैसी लग रही है। चला फिर इससे जरा खेल लें। अब मुझे इसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसकी यानी इस डिब्बे में रखे खजाने की, इन 5 अंगूठियों की। पर एक समस्या है, अगर मैं
अगर मैं इन पांचों अंगूठियों को पहन लूं तो एक बार में सिर्फ एक अंगूठी की शक्ति ही काम में लाई जा सकती है और ये मेरे लिए परेशानी पैदा करने वाली बात हो सकती है। खैर, सबसे पहले इस कंट्रोलर रिंग को पहना जाए जिसमें इसकी शक्ति के साथ साथ दूसरी अंगूठियों को कंट्रोल करने की शक्ति भी है, और उसके बाद अपने ट्रेसर को छोड़ा जाए जो मुझे न्यूक्लियर फ्यूल तक पहुंचा। फी और तभी गुंडे सीटी बजाते हुए आ जाते हैं। सुबह सुबह इतनी सुंदर लड़की को इतनी कीमती अंगूठी लेकर नहीं निकलना चाहिए। इसको हम संभाल कर रख लेते हैं सुंदरी, तो घूम घाम कर टहल टहल कर वापस आ, फिर हमसे ले जाना। चार प्राणी, अब मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं है। गु, गु, दिक्कत नहीं है तो अब यहां से फूट ले। सु ये अंगूठियां तो मैं तुम लोगों को वैसे ही पहना देती, लेकिन तुम लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं। तड़ाक कोक्या, जप्पी, लीनी और तूरू मामूली उचक्के थे। सर या ऐसी बला से उनका वास्ता पहली बार पड़ा था। ढाई और शायद आखिरी बार। सर्राट गु, गु, माफी छोड़। इतना सबक तुम लोगों के लिए बहुत है। तुम लोगों को अंगूठियां चाहिए थी ना, लो पहन लो। तो तुम कौन हो? अंगूठियां पहन लो। आवाज की ठंडक चारों के भयभीत कलेजे को नस्तर की तरह चीरती चली गई। उंगलियों की मोटाई पतलाई को नजरअंदाज करते हुए अंगूठियों ने फांसी के फंदे की तरह उंगलियों को जकड़ लिया और उन सभी चारों अपराधियों का रूप परिवर्तित हो गया। आकाश, भूमि, जल और अग्नि। यानी मेरा प्रयोग सफल रहा। ये अंगूठियां सिर्फ देखने में ही गहने लगती है, पर वास्तव में ये माइक्रो सर्किटों का एक सघन जाल है। हर अंगूठी का खास सर्किट ब्रह्मांड के 5 तत्वों में से एक तत्व को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। 5 तत्वों यानी भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और हर अंगूठी का सर्किट अंगूठी पहनने वाले को उसी तत्व में परिवर्तित कर देता है जिसको वो अंगूठी कंट्रोल करती है। तुम चारों अग्नि, जल, वायु एवं पृथ्वी यानी भूमि को कंट्रोल करने वाली अंगूठियां पहने हो और इसी कारण उसी रूप में परिवर्तित हो गए हो। और तुम लोगों को कंट्रोल करेगी मेरी ये अंगूठी, जो बाकी अंगूठियों के साथ साथ आकाश तत्वों को कंट्रोल करती है। आकाश यानी कुछ नहीं, निर्वात यानी वैक्यूम, यही कहते हैं ना तुम्हारी भाषा में। इन अंगूठियों के प्रभाव से तुम 2 ही तरीके से छुटकारा पा सकते हो। एक तो अगर मैं अपने कंट्रोल से तुमको आजाद कर दूं, और दूसरा अगर तुम्हारे इन कमजोर शरीर के स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को कोई झटका लगे तब। और इन दोनों में से कोई भी तरीका तुमको छुटकारा नहीं दिलवा सकता, क्योंकि मैं अपने कंट्रोल से तुमको आज़ाद करूंगी नहीं, और दूसरा कोई तुम्हारे इतने पास आ ही नहीं पाएगा कि तुम्हारे स्नायु तंत्र को कोई झटका दे पाए। अब समय आ गया है कि मैं ट्रेसर छोड़कर उस स्थान को ढूंढ निकालूं जहां से मुझे अपने यान के लिए न्यूक्लियर फ्यूल लेना है। ट्रेसर उड़ चला अपने लक्ष्य को ढूंढने के लिए, और इस दौरान यान की टंकी की छेद से निकलकर न्यूक्लियर ईंधन समुद्र के पानी में मिलकर उसको दूषित कर रहा था। और ग्रीन बेल्ट अपार्टमेंट में, रीचा क्या हुआ था तुमको? कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर सा आ गया था। शायद रात भर जागकर कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए रहने के कारण ऐसा हो गया। अब मैं ठीक हूं। ओके, तो फिर मैं चलता हूं। अगर किसी मदद की जरूरत पड़े तो कमांडो हेडक्वार्टर में मैसेज भेज देना। अब मैं भी जाकर थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन उससे पहले नताशा को ढूंढकर सच्चाई समझानी पड़ेगी। बगैर कुछ समझे नाराज हो गई। ये लड़कियां भी बस पूछो मत। अरे कहाँ गई? अभी 5 मिनट पहले ही तो नीचे आई होगी। शायद श्वेता के पास गई हो। पर रीचा को चक्कर क्यों आया? देखने में तो अच्छी खासी स्वस्थ लड़की है, कहीं उसको ये चक्कर जानबूझकर तो नहीं आया नताशा के आने की आहट सुनकर। पर सच्चाई कुछ और ही थी। आखिर डॉक्टर शिंदे का कहना सच ही हो गया। मुझे वो खतरनाक बीमारी हो गई है। चक्कर आना इसी बीमारी का पहला लक्षण है, और उस बीमारी का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आज की सुबह कुछ खास ही थी। श्वेता मेहरा ने टॉप CBSE रिजल्ट, ट्रेन
लो, आज तो पसीना निकलने से पहले ही सूखा जा रहा है। अब सुबह सुबह कौन मुझको याद कर रहा है? हेलो, देखिए आपने रॉन्ग नंबर मिला। पापा, सुबह सुबह दिल्ली में आज हमारी याद कैसे आ गई? तूने पेपर पढ़ा आज का? नहीं पापा, अभी तो एक्सरसाइज भी खत्म नहीं हुई। तो पहले पेपर पढ़, और पेपर पढ़कर हवा में मेरी तरह मत उड़ने लगना। मैं शाम की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू श्वेता। ये पापा ने पेपर में ऐसा क्या पढ़ लिया कि सुबह सुबह फोन दाग दिया? प्राउड वाला? जरूर कुछ खास। ओई माँ, मैं तो मर गई। क्या हुआ श्वेता? कसरत करते हुई कोई नस चढ़ गई क्या? नहीं, मैं पास हो गई मम्मी, और उससे भी बुरी खबर है कि मैंने टॉप कर दिया है। सच? मेरी बेटी ने टॉप किया है? मेरी बुद्धू बेटी टॉप कर गई? ध्रुव तो ये खबर सुनकर पागल हो जाएगा। पहले ही कौन सा कम पागल है? तुम खुश हो रही हो और ये यहाँ जान पर बनी हुई है। अब सोचना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट लूँ, क्या करना है, क्या बनना है, सब अभी सोचना पड़ेगा। और मुझे टॉप करने की क्या जरूरत थी? अब सब दोस्त घर पर धावा बोलेंगे, बधाई सुनते सुनते कान पक जाएंगे, और एक लंबी चौड़ी पार्टी देनी पड़ेगी। सो अलग, मैं तो मर गई ना, मेरी एक्सरसाइज भी मारी जाएगी। अब किसी भी समय दंगा पार्टी आती होगी, आते ही चिल्लाएगी, श्वेता कांग्रेचुलेशंस। हमारी पार्टी? मर गई श्वेता। ध्रुव भी ये खबर सुनने के लिए घर की तरफ बढ़ रहा था। आहा, ध्रुव भैया, सुबह सुबह उठने का पैसा वसूल हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आज घर का रास्ता काफी लंबा होने वाला है। सट, शायद किसी बच्चे ने रिमोट कंट्रोल वाला प्लेन छोड़ा। नहीं, ये कोई और ही चीज है। देखना पड़ेगा कि ये है क्या। मोटरसाइकिल उठाने का समय नहीं है। इसका पीछा करने के लिए मुझे वो स्केट बोर्ड चाहिए। और कुछ ही पलों बाद, वाओ, ध्रुव भैया ने मुझसे स्केट बोर्ड मांगा। अब जब वापस करने आएंगे तो मैं बोर्ड पर उनके ऑटोग्राफ भी ले लूंगा। अब सबसे पहला काम इस चीज को रोकना है, और फिर ये देखना है कि वो चीज आखिर है क्या। और ये काम मेरी नाइलो स्टील लाइन बखूबी कर सकती है। ध्रुव के बेल्ट से निकलकर नाइलो स्टील लाइन हवा में उछली और अपने निशाने पर जा अटकी। ये दृश्य अनदेखा नहीं गया। अरे, वो प्राणी मेरे ट्रेसर को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में उसको पता चल जाएगा कि ये इतना आसान नहीं है। सचमुच ये काम इतना आसान नहीं था। अब एक झटके में ये उड़नयान नीचे, अरे अरे, ये तो बहुत पावरफुल यान लगता है, मुझे घसीटता हुआ ले जा रहा है। और मुझे आभास हो रहा है कि स्केटिंग बोर्ड से उतरने के बाद भी ये मुझे घसीट सकता है। जब तक कोई रास्ता ना सूझे तब तक मुझे ऐसे ही। ध्रुव की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई, क्योंकि वो यान उसको उसकी मौत की तरफ ले जा रहा था। ओह, यान मुझे उस तेज गति से आती बस की तरफ ले जा रहा है। इस यान को या तो कोई और कंट्रोल कर रहा है, और या इसमें अपने आप सोचने समझने के लिए कंप्यूटराइज्ड सर्किट लगा हुआ है। इतनी तेज गति में तो ये इतना भी समय नहीं है कि मैं दाएं बाएं कूद कर बच सकूं। समय है तो बस झुकने का और बचने का। और साथ ही साथ इस अटैक ने मुझे वो रास्ता भी सुझा दिया है जिससे कि मैं इस यान को भी रोक सकता हूं। नाइलो स्टील डोरी का दूसरा छोर बस में फंस गया। विपरीत दिशा में उड़ रहे उड़नयान ने बस को भी खींचने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में उल्टे उसी के सर्किटों पर जोर पड़ने लगा। पावर ओवरलोड होने लगी, और कुछ ही क्षणों में कसमकस के बाद बड़ाम, ट्रेसर फट गया। मेरा ट्रेसर नष्ट हो गया। इस प्राणी ने मेरा ट्रेसर नष्ट कर दिया। अब मुझे अपने यान में वापस जाकर एक नया ट्रेसर बनाना होगा। उसमें पता नहीं कितना समय लग जाएगा, और मेरे पास समय की कमी ही है। दुश्मन मेरे सिर पर खड़े हैं। मेरा सारा प्लान लेट हो गया, और वो भी इस तुच्छ प्राणी के कारण। इसको मैं कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगी। एक ही बार में राख के ढेरी के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। पर नहीं, अब प्राणियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस समय इस पर हमला करने का मतलब है इन प्राणियों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना। मैं एक और मुसीबत मोल नहीं ले सकती। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं वापस जाकर एक नया ट्रेसर बनाऊं। क्यूसरी का वापस जाना किसी ने भी नहीं देखा, ध्रुव ने भी नहीं, और ना ही क्यूसरी ने यह देखा कि ध्रुव क्या कर रहा है, वरना शायद वो इतनी जल्दी वापस नहीं जाती।
इस उड़न यंत्र के टुकड़े शायद इस यंत्र के बारे में कुछ जानकारी दे सके। और सिल्डर नर्सिंग होम में कैसे हो पीटर? फादर परेरा, आप यहां पर कैसे? इस महीने तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली तो कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर गया था। वहां से करीम ने मुझे तुम्हारा पता बताया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम नर्सिंग होम में हो। अच्छा हुआ आप आ गए फादर। मैं किसी के हाथ से पैसे भेजने की सोच ही रहा था। अब उसकी जरूरत नहीं है पीटर। वो 2 दिनों से अपने कमरे से लापता है। क्या? पर कहाँ गया वो? पैसे भेजने में मुझे तो सिर्फ 4 दिनों की ही देरी हुई है। उसके लिए 4 दिनों की देरी ही बहुत थी पीटर। अब क्या करें? कहाँ मिलेगा वो? 1-2 दिन देखते हैं पीटर, शायद वो अपने आप वापस आ जाए, वरना पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और बाद में तो तूने टॉप कर दिया। बगल वाली सीट पर कोई तेज बच्चा बैठा होगा। बगल वाली सीट? तुम्हारा मतलब है कि मैंने नकल की? देखो भैया, नकल करे मेरी जूती। श्वेता तो वैसे ही सुपर इंटेलिजेंट प्राणी है। खैर कुछ भी हो, अगर तू टॉप कर सकती है तो बाकी बच्चों का क्या स्टैंडर्ड होगा सोचकर ही कपकपी आ जाती हो। तो फिर स्वेटर पहन लो। बधाई देना तो दूर, तब से मजाक उड़ाए जा रहे हो। मैं तो चली बाहर की हवा खाने। आज का दिन तो नोट करके रखना चाहिए। आज मैं तुझसे पहली बार बहस में जीता हूं। हैव ए नाइस वॉक। ये भैया की तो मैं ऐसी तैसी। ओ भैया, थैंक यू। बधाई हो बहन ध्रुव। बधाई हो बहन। सीबीएसई में टॉप करने का इनाम उसको स्कूटी मिला। सूर्य धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था और राजनगर में हलचलें बढ़ती जा रही थी। व्हाट आर यू श्योर शिखर? आर यू श्योर शेखर? श्योर? अरे मैंने ही तो नास्ट्रेडमस वाली न्यूज कवर की है नताशा। और कंप्यूटर स्क्रीन पर वो मैसेज तब तक मौजूद था, आई लव यू, और नीचे नाम था रीचा। जाहिर है कि वो मैसेज ध्रुव के लिए ही था। हाँ होगा, पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वैसे ही नताशा, मैंने सोचा कि वो न्यूज भी तुमको मालूम होनी ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर। हेलो नताशा हियर। नताशा जी ध्यान से सुनियो, मैं एक बार ही बोल पाऊंगा। मेरे पास आपके लिए एक इम्पोर्टेंट खबर है, पर मैं फोन पर नहीं बता सकता। आप तुरंत बंदरगाह के गोदाम नंबर 13 के सामने आइए। मैं वहीं पर आपका इंतजार करूंगा, पर सिर्फ आधे घंटे तक इंतजार करो। मैं आ रही हूं। नताशा जा तो रही थी उस रहस्यमय फोन करने वाले से मिलने, पर उसका ध्यान कहीं और अटका हुआ था, ध्रुव पर, जो इस वक्त नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी में मौजूद था। मुझे पूरा यकीन है ध्रुव, जिस धातु का ये उड़न यंत्र बना हुआ है वो धातु पृथ्वी पर पाई ही नहीं जाती। यानी ये धातु किसी और ग्रह से आई है या लाई गई है। फिलहाल तो यही लगता है, क्योंकि इसको बनाने में भी उच्चतम स्तर की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सिर्फ एक ही चीज मुझे ऐसी मिली है जो पृथ्वी पर भी पाई जाती है। कौन सी चीज? न्यूक्लियर ईंधन। इस यान में एक मिनी न्यूक्लियर इंजन लगा हुआ है, और जाहिर है कि न्यूक्लियर इंजन न्यूक्लियर ईंधन से ही चलेगा। न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाला एक विचित्र उड़न यंत्र। और जहां तक मेरा ख्याल है, इसके उड़ने की दिशा जिस तरफ थी उधर तो एक ही महत्वपूर्ण जगह है, राजनगर का न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है, पर समझ में आने वाली बात सही है या गलत, ये तो राजनगर पावर स्टेशन पर नजर रखकर ही पता किया जा सकता है। पीटर बेचैन हो रहा था। सिस्टर, मुझे डॉक्टर सिल्डर से मिलना है तुरंत। मैं अभी डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। सॉरी सर, डॉक्टर सिल्डर इस वक्त किसी से भी नहीं मिल सकते। उन्होंने आज और कल के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं, और इनमें 2 मिनिस्टरों के भी अपॉइंटमेंट थे। ऐसे क्या जरूरी काम आ पड़ा है डॉक्टर सिल्डर को? कोई मरीज आया है थोड़ी देर पहले, शायद सीरियस है। डॉक्टर सिल्डर पूरा ध्यान उसी को दे रहे हैं। एक मरीज के पीछे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए। कौन आ गया ऐसा वीआईपी मरीज? एक महिला है, डॉक्टर सिल्डर की पर्सनल फ्रेंड है। शायद इससे ज्यादा तो मैं भी कुछ नहीं जानती। एक ऐसी महिला जिसके पीछे मिनिस्टरों तक के अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए डॉक्टर सिल्डर ने। कौन है ये रहस्यमय महिला? सभी अपने अपने सवालों में उलझे हुए थे। यह है गोदाम नंबर 13। काफी सुनसान जगह है। मुझे फोन करने वाले ने मुलाकात के लिए अच्छी जगह ढूंढी है, बहुत अच्छी जगह है।
किसी को गोली मार दो तो सुनने वाला कोई नहीं है, लाश उठाकर समुद्र में फेंक दो तो देखने वाला कोई नहीं है। ये आवाज तो फोन तुमने ही किया था, और ये है तुम्हारी महत्वपूर्ण खबर, यानी कि तुम भी उसी गैंग के आदमी हो जो शरद कुमार की मदद कर रहा है और मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। तुझे हम रास्ते से हटाना नहीं चाहते थे, पर तू खुद ही रास्ते से हटना चाहती है। 5 सेकंड बाद हम गोली चला देंगे, जिसको याद करना है कर ले। फट पड़ा कुछ दिनों से दबा नफरत का ज्वालामुखी। याद आ गया उसको अपने उस शख्सियत का एक एक पल, जो रिपोर्टर के रूप के तले कहीं दब गया था। शख्सियत जो थी ग्रैंड मास्टर रोबो आर्मी कमांडर की, जिसका बचपन बीता था खतरों के साए में, झुंझुनों के बजाय सुने थे जिसने बारूद के धमाके, तर 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 हैं, गुड़ियों की बजाय जिसकी उंगलियों ने थामी थी बंदूकें, ताड़ भाड़, और जिसके शरीर को मार्शल आर्ट्स और युद्ध कला में प्रवीण पंडितों ने तपा तपा कर बना दिया था एक युद्ध की मशीन, तड़ाक खट, जिसने अपनी मां के होते हुए भी उसकी सूरत को कभी नहीं देखा। हर तरह के प्यार से महरूम कमांडर नताशा को प्यार की तलाश ने ही ध्रुव के पास लाकर उसको सिर्फ नताशा बना दिया था। उसने कमांडर की पदवी के साथ साथ रोबो और अपराध जगत को भी छोड़ दिया था। ताड़, लेकिन अब वही लोग उसका साथ छोड़ रहे थे। धाड़, जो लोग उसके नाम से ही थर थर कांप उठते थे, अब उसी स्तर के लोग उसकी जिंदगी को नर्क बनाने पर तुले हुए थे। लेकिन अब नहीं, अब बस इन जैसे मामूली गुंडे कमांडर नताशा के तलवे चाटते थे और आज भी चाटेंगे। भड़ाक, बस मैं सिर्फ तुझे होश में छोड़ रही हूं ताकि तू मेरा संदेश अपने बॉस तक पहुंचा सके। मैं ना तो तुझसे तेरे बॉस का नाम पूछूंगी और ना ही पुलिस को बुलाऊंगी। अब ये लड़ाई मेरे और तेरे बॉस के बीच में है। जा और जाकर अपने मालिक से बोल कि मैं उसको पुलिस के हवाले तभी करूंगी जब मैं पहले उसकी कसकर धुनाई कर दूंगी। जा। ताड़। इसी दौरान कहीं पर तेजी से काम हो रहा था। बन गया मेरा नया ट्रेसर, तैयार हो गया, पर मैं इसको अभी नहीं छोड़ूंगी। तब छोड़ूंगी जब इस ग्रह पर अंधेरा हो जाता है और इस ग्रह के प्राणी सो जाते हैं। तब मेरा ट्रेसर मुझे ढूंढ कर देगा न्यूक्लियर ईंधन का भंडार। किसी खबर का इंतजार कर रहे ध्रुव के लिए भी इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही थी। ची ची। ओह, तुमने वैसा उड़न यंत्र देखा है? चलो मुझे बताओ वो यंत्र कहां पर है? ध्रुव की नास्ट्राडामस से भिड़ंत की थकान अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी और एक भयानक रात की शुरुआत होने ही वाली थी। यही है वो स्थान जहां पर न्यूक्लियर ईंधन का भंडार जमा है। मुझे जल्द से जल्द उस ईंधन को हासिल करना ही होगा और ये बचकानी रुकावटें मुझे रोक नहीं सकती। रुकावटें बचकानी ही सही, लेकिन थी तो। ए, कौन हो तुम? रुक जाओ। और एक चीख के साथ खेल शुरू हो गया। राजनगर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। हालांकि ये व्यवस्था किसी विदेशी हमले को मद्देनजर रखकर की गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल हर उस व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता था जो पावर प्लांट परिसर में अनाधिकृत रूप से घुसने की कोशिश करे। और हर ऐसे शख्स के लिए सुरक्षा कर्मियों का एक ही निर्देश था, शॉट एंड साइट, देखते ही गोली मार दो। अब यह बात दूसरी थी कि गोली असर करे या ना करे। ओह माय गॉड, गोलियां इससे टकराकर बेकार हो रही है। सुपर वुमेन है ये क्या? नहीं, ये किसी फोर्स फील्ड के कवच का इस्तेमाल कर रही है। इसका एक ही मतलब है, ये कोई मामूली जासूस नहीं है। कड़ाक। अब मुझे इन छोटे मोटे हादसों से बचकर निकलना होगा, क्योंकि हर ऐसा हादसा मेरा थोड़ा सा समय नष्ट कर देता है और समय ही एक ऐसी चीज है जो इस वक्त मेरे पास नहीं है। अब मुझे विमान भेदी तोपें वैसे तो किसी हमलावर विमान को मार गिराने के लिए लगी थी, लेकिन इस वक्त उनका रुख नीचे की तरफ था और जो रॉकेट हवा में कई किलोमीटर ऊपर उड़ रहे विमानों को मार गिराने की ताकत रखते हैं, बड़ा उसका एक मानव रूपी शरीर पर क्या असर होगा, यह सोचना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। यही वो पल था जब ध्रुव भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन आ पहुंचा था। ओह, लगता है मुझे पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई है। बड़ा
जिस गड़बड़ की मुझे आशंका थी वो शुरू हो चुकी है। इन फेसों में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। मुझे बचकर निकलना होगा, लेकिन इस फेस में पहले से ही एक छेद है। जरूर गड़बड़ी फैलाने वाला यहीं से अंदर घुसा है। कर्नल साहब, क्या गड़बड़ हो गई है यहाँ पर? ध्रुव, तुम यहाँ? खैर, पीछे ही रहो। ये लड़की इस मुसीबत की जड़ है। हमने इसे बेबस कर दिया है, अब सिर्फ इसे गिरफ्तार करना बाकी है। लेकिन इन प्राणियों को वो वार मेरे फोर्स फील्ड को भेद तो नहीं पाया, पर मुझे एक तेज झटका जरूर लगा गया। मुझे संभलने में वक्त लगेगा, यानी अब बैकअप यूनिट को बुलाने का वक्त आ गया है। क्यूसरी की उंगली में पड़ी अंगूठी तेजी से चमकी और आ पहुंची बैकअप यूनिट न्यूक्लियर पावर स्टेशन के परिसर में एक तूफान उठ खड़ा हुआ तबाही मचाने के लिए। और इसी दौरान तो उसने हमारा आधा दर्जन हथियार बंद आदमियों को निहत्थे ही पीट दिया और हमको पर्सनल चैलेंज भी दिया है। फिल्मी बात लगती है। कौन है यह धुआंधार लड़की जो बार्को को खुल्लम खुल्ला चैलेंज? वो ग्रैंड मास्टर रोबो की रोबो आर्मी की भूतपूर्व कमांडर है बार्को, रोबो की बेटी नताशा। क्या? तो ये है नताशा, मेरे भूतपूर्व बॉस ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी। इसकी आवाज मैंने कई बार सुनी है जब ये मुझे ऑर्डर दिया करती थी, पर शक्ल कभी नहीं देखी। इंटरेस्टिंग। रोबो तो ध्रुव के डर से भागा भागा घूम रहा है और उसकी बेटी मुझे चैलेंज दे रही है। उसने मुझको पुलिस से पकड़वाने की कसम खाई है ना कैप्टन? देखते हैं कि पुलिस किसको पकड़ती है। तुम एक ऐसे आदमी की तलाश करो कैप्टन, जो सड़क पर आवारा घूम रहा हो और जिसे पैसे की सख्त जरूरत हो। और उसके बाद पावर स्टेशन में मेरे ये चारों प्यादे इन सब का ध्यान बटाए रहेंगे और उतना ही समय मेरे लिए काफी होगा न्यूक्लियर फ्यूल ढूंढकर यहां से निकलने के लिए। सभी भौचक्के थे। ये सब क्या है? मालूम नहीं सर, लेकिन जो कुछ भी है उस लड़की से ही संबंधित है, क्योंकि इनके आने के एक सेकंड पहले उसके हाथ की अंगूठी कसकर चमकी थी। इनको रोको, किसी भी तरह रोको, वरना ये न्यूक्लियर स्टेशन को बम की तरह उड़ा देंगे और साथ ही उड़ जाएगा पूरा राजनगर। रोकने के लिए समय बहुत ही कम बचा था, क्योंकि विध्वंस की शुरुआत तो हो चुकी थी। कड़म। ओ माय गॉड, अगर ये मेन न्यूक्लियर यूनिट में घुस गया तो क्या होगा? हम तो सेना को मदद के लिए नहीं बुला सकते, क्योंकि हम तो खुद ही सेना वाले हैं। घबराने से कुछ नहीं होगा सर, हमको इस मुसीबत से निपटने का रास्ता तलाशना होगा और सबसे पहले इस अग्निमालों को रोकने का उपाय तलाशना होगा, क्योंकि मुझे यही सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। पर इसको कैसे रोकोगे? ये तो उड़ता है और अंग अंग से आग उगलता है। इसकी आग बुझाने का कोई तरीका खोजना होगा सर। कोई भी आग बगैर ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। अगर हम इसकी ऑक्सीजन से भी कट ऑफ, वाह! अब आप देखते जाइए सर, अगर मेरा प्लान सफल हो गया तो आपको इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। ये क्या कर रहे हो ध्रुव? आजा आजा, इस मुसीबत का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हो। ऐसे तो ये तुम पर हमला कर देगा। जरूर करेगा सर, लेकिन अगर मैं इन समय पर अलग हट जाऊं तो ये उन रेतों की बोरे की बैरिकेडिंग को जलाता हुआ रेत के इस ढेर में जा घुसेगा। और रेत आग बुझाने के काम में लाई जाती है। रेत इसके शरीर तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगी और इसके शरीर की आग भी बुझकर ठंडी हो जाएगी। उसके बाद इससे निपटना सिर्फ एक लात का काम है। तड़ाक! लीनी के स्नायु तंत्र को झटका लगाने के लिए ध्रुव की एक किक ही काफी थी और स्नायु तंत्र को झटका लगते ही लीनी अपने असली रूप में आ गई। ये क्या? मैं तो इसको किसी दूसरे ग्रह से आया समझ रहा था, पर ये तो यहीं की एक लड़की है। इसका मतलब है कि ये बाकी तीनों भी मनुष्य ही है और किसी कारण से इस रूप में आ गए हैं। पर ये इस रूप में आए कैसे? और इसका जवाब मिल जाए तो इनसे निपटने में काफी आसानी। ओफ, गलत। बच के सर, इसके शरीर से निकलती पानी की तेज धाराएं स्टील की चादर में भी छेद कर सकती है। इन पतली धारों से बचकर बहुत अकड़ रहा है लड़के, जरा इस मोटी धार से बचकर तो दिखा। ध्रुव का बदन हवा में उड़ता हुआ करंट दौड़ते फेस से जा टकराया।
ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि टकराते वक्त उसका शरीर हवा में था। करंट का झटका उसको ज्यादा जोर से नहीं लग पाया, लेकिन पानी की मोटी धार के भीषण वार ने उसकी पसलियों में एक तेज दर्द जरूर पैदा कर दिया था। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, पर मुझे संभलना होगा और इस मुसीबत से निपटने का तरीका तलाशना होगा, वरना पानी की ये तेज धारें किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और अगर ये पानी इस फेस तक पहुंच गया तो पानी में फैला करंट कई लोगों की जान, करंट यानी बिजली, इस 440 वोल्ट के करंट को अगर पानी में दौड़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को अलग अलग कर देती है। यानी अब अगर मैं इन हाई वोल्टेज तारों को इस जल मानव के पानी वाले शरीर से छुआ दूं तो इसका शरीर विखंडित होने लगेगा। शरीर के टूटने से कोकिया के बदन और दिमाग का कपकपा उठे। उसका शरीर इस झटके को खाते ही अपने असली रूप में आ गया और असली रूप में आते ही फिर से बिजली का झटका लग गया। या कोकिया भी इस लड़ाई से बाहर हो चुका था। वाह ध्रुव वाह, तुमने एक और अजूबे को परास्त कर दिया। वाह कमाल हो तुम और तुम्हारा दिमाग। खुश मत होइए सर, अभी सिर्फ 2 ही दुश्मन खत्म हुए हैं और वो लड़की और श्री चट्टान सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ओ माय गॉड, दीवार टूटी हुई है। वे दोनों जरूर पावर स्टेशन के अंदर गए हैं कुछ गड़बड़ करने के लिए। आइए सर, सबसे पहले तो उस लड़की को ही रोकना है क्योंकि वही इस सारे झगड़े की जड़ है। जरूर रोक लेना, पर पहले मुझे तो रोक लो, उसके बाद आगे बढ़ लेना अगर जिंदा बचे तो। सर्राट तेज हवा के धक्कों ने दोनों को तिनके की तरह उठाकर फेंक दिया। धड़ाम। ये उस हादसे की शुरुआत है लड़के, जिसका क्लाइमेक्स तेरी मौत पर खत्म ही होगा। इतनी ऊंचाई से गिरकर ध्रुव की मौत निश्चित थी या नहीं, ये स्वर्ण पास ये तो सिर्फ एक ही आदमी के पास है और वो है धनंजय। तुम यहां पर कैसे? समुद्र के अंदर एक अंतरिक्ष यान आ गिरा है ध्रुव, उसमें से न्यूक्लियर ईंधन निकलकर पानी को दूषित कर रहा है। जांच करने पर यान तो खाली मिला, लेकिन उसमें से न्यूक्लियर कणों की एक लाइन निकलकर राजनगर की तरफ आ रही थी। बस उसी लाइन का पीछा करते करते मैं यहां तक आ पहुंचा। ओह, ये उसी उड़न यंत्र से निकल रही लाइन होगी। अब इसके साथ साथ तू भी खत्म होगा स्वर्ण मानो। तेरी शक्तियां मुझे कम नहीं लग रही है, पर तेरी शक्तियां मेरे सामने बेकार है, क्योंकि मेरी शक्ति प्रकृति की शक्ति है और तेरी शक्ति बनावटी। देख ले तेरी घातक किरणें मेरे शरीर के आर पार निकली जा रही है बगैर कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन मेरा वायुवार तब तक तेरे बदन को ठकठकाता रहेगा जब तक तेरी एक एक हड्डी का चूरा ना बन जाए। ओह, ऐसे तो इससे निपटना बहुत मुश्किल है और बगैर इससे निपटे हम अंदर नहीं जा सकते। ये वायु का बना मानव है धनंजय। वायु यानी कई गैसों का मिश्रण, लेकिन अगर इस मिश्रण को एक अति निम्न तापमान तक ठंडा कर दिया जाए तो ये गैसों का मिश्रण तरल में परिवर्तित हो जाएगा और ये काम तुम्हारी शीत किरणें कर सकती हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी एक कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं है। धनंजय ने अपनी शीत किरणों का एक तेज वार शुरू कर दिया। तड़ाक। देखते ही देखते तुरु के वायु शरीर का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे ले गया। गैसें अपना रूप बदलकर द्रव बनने लगी। तुरु के इस बदलाव से एक जोरदार झटका लगा। उसने शीत किरणों से बचने की कोशिश की, मगर शीत किरणों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक भयानक चीख के साथ तुरु अपने असली रूप में आ गया और नीचे आ गिरा। धड़ाम। रहा सहा काम ध्रुव ने पूरा कर दिया। तड़ाक। और पावर प्लांट के अंदर ये रहा न्यूक्लियर ईंधन का भंडार। अब इसको यहां से ले जाने के बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा और तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ओह, फिर वही लड़का और साथ में कुछ पहरेदार भी हाथ में खिलौने लिए हुए। तुम लोगों को मैं उंगली के एक इशारे पर ढोल में मिला सकती हूँ, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है। मैं यहाँ पर न्यूक्लियर ईंधन लेने आई हूँ। मैं तो अपना काम करूंगी और तुम लोगों को रोकेगा मेरा गुलाम। भूमि मानव द्वारा अचानक किए गए हमले से सभी स्तब्ध रह गए, पर सिर्फ पल भर के लिए। फिर तो बंदूकें तड़तड़ा उठी, धमाकों से कक्ष गूंज उठा और गोलियां बेकार हो गई। तर 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 तर।
अगले पल सैनिक भी बेकार हो गए। धाड़ ताड़ आ ये बला इन हथियारों से रोकने वाली नहीं है धनंजय। इस पर तो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र ही कुछ असर डाल सकते हैं। मैं कोशिश करके देखता हूं ध्रुव। धनंजय के वारों से जप्पी पल भर के लिए ठिठका जरूर, लेकिन उसके बिजली की सी गति से बढ़ते कदम रुके नहीं। धड़ाक। ये तो मैं भूल ही गया था कि भूमि में हर तरह की ऊर्जा सोखने की शक्ति होती है। धनंजय का सिर कुछ पलों के लिए चकरा गया। उसको अपनी तरफ बढ़ते मौत के कदमों का एहसास नहीं था। धाड़। और ध्रुव भी उसको बचा सकने में विवश था। तभी चमक उठी ध्रुव की आंखों के आगे। ये अंगूठी, ऐसी ही अंगूठियां तो बाकी तीनों के हाथों में भी थी। कहीं यही अंगूठियां इनके रूप बदलने का कारण तो नहीं है? एक पल में पता चल जाएगा। नीचे पड़ी एक बंदूक उठाकर एक भरपूर वार किया ध्रुव ने अंगूठी पर। तड़ाक। अंगूठी का नग टूटा तो नहीं, पर अंगूठी के नग के अंदर के सारे नाजुक माइक्रो सर्किट हिल उठे और शॉर्ट सर्किट हो गया। अंगूठी के शॉर्ट सर्किट होते ही जप्पी भी अपने असली रूप में आ गया, फिर से बेहोश हो जाने के लिए। तड़ाक। तुमने तो इसकी भी कमजोर नस ढूंढ ली ध्रुव। तुम्हारा आखिरी मोहरा पिट चुका है। अब तो तुम्हारा न्यूक्लियर ईंधन उठाकर ले जाने का कोई भी नहीं। अब तो तुम्हारा न्यूक्लियर ईंधन उठाकर ले जाने वाला भी कोई नहीं रहा। अब तो आत्मसमर्पण कर दो। मुझे सामान उठाने के लिए किसी सेवक की जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरी ये अंगूठी ही काफी है, जो आकाश तत्वों को कंट्रोल करती है। ओह, यानी ये 5 अंगूठियां 5 तत्वों को कंट्रोल कर सकती है। हाँ, जैसे मेरी अंगूठी आकाश तत्वों को वश में कर सकती है। आकाश यानी निर्वात, वैक्यूम यानी कुछ नहीं। ये वैक्यूम फील्ड की रचना कर सकती है और रही वैक्यूम ईंधन के बक्सों को खींचकर मेरे यान तक पहुंचा देगी। ये वैक्यूम फील्ड की रचना कर सकती है और यही वैक्यूम ईंधन के बक्सों को खींचकर मेरे यान तक पहुंचा देगा। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुमको भी आश्चर्य। तुम जरूर किसी और ग्रह की हो। तुम्हारा विज्ञान तो मुझे भी आश्चर्य में डाल गया। फिर भी मैं तुमको रोक सकता हूं लड़की। जरूर रोक सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे दोस्त को खत्म कर सकती हूं, इसलिए ये कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे किसी भी बार को ध्रुव तक पहुंचने से पहले रोक लूंगा। जरूर रोक सकते हो। अगर तुम पहचान सको कि ध्रुव कौन है, पहचानो ध्रुव कौन है। ऊर्जा के एक झमाके ने ध्रुव के साथ साथ तीनों सैनिकों को भी उलट पुलट कर रख दिया। और जब धमाका खत्म हुआ तो 4 ध्रुव। हाँ, लेकिन इनमें से असली सिर्फ एक ही है। और अब मैं ध्रुव को आराम से खत्म कर सकती हूँ, क्योंकि ये ना तो बोल सकते हैं और ना ही हिल सकते हैं। ये दृष्टिभ्रम तरंगों का साइड इफेक्ट है। तुम ना तो चारों को एक साथ बचा सकते हो और ना ही ध्रुव को पहचान सकते हो। याद रखना, तुम्हारी एक गलत हरकत के बदले में मैं तुम्हारे दोस्त की जान ले लूंगी। धनंजय अपनी सारी वैज्ञानिक शक्तियों के बावजूद असहाय सा खड़ा रह गया। वो क्यूसिरी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ध्रुव का दिमाग अभी जड़ नहीं हुआ था। इस लड़की ने दृष्टिभ्रम तरंगे डालने से पहले अपने बेल्ट को छुआ था, यानी इन दृष्टिभ्रम तरंगों का कंट्रोल इसी बेल्ट में है। धनंजय ने इस बात पर गौर नहीं किया है और मैं उसको ये बात ना बोलकर बता सकता हूँ, ना ही इशारा करके। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना है। ध्रुव ने अपनी प्रसिद्ध इच्छा शक्ति को एकत्र किया। अब पहली हरकत उसके जबड़ों में हुई। भीज गए जबड़े, उसका शरीर धीरे धीरे हिलने लगा और फिर अपना संतुलन खोकर आगे की तरफ गिर पड़ा। क्यूसरी ध्रुव से कुछ फुट के फासले पर खड़ी हुई थी। ध्रुव के जबड़े उसके बेल्ट को अपने साथ खींचते हुए नीचे की तरफ गिरे और एक झटके से बेल्ट उछलकर वैक्यूम के गोले में समा गई और इसी के साथ टूट गया दृष्टिभ्रम तरंगों का जाल। ध्रुव और सैनिकों के शरीर की जकड़न भी दूर हो गई। सबके रूप अपने वास्तविक अवस्था में आ गए, क्विसिरी का भी। और इस हादसे ने क्विसिरी को क्रोध से पागल कर दिया। अब तुम सब भी इसी वैक्यूम के गोले में समा जाओगे। ये तुम्हारे फेफड़ों की सांसें तक खींच लेगी और तुम लोगों को मिलेगी एक दर्दनाक मौत। धनंजय की शक्तियों भी वैक्यूम के भयानक खिंचाव के आगे बेकार थी। सबके शरीर धीरे धीरे खतरनाक गोले की तरफ खींचे जा रहे थे। बाहें शरीर से अलग हो जाने को बेताब हो रही थी कि तभी एकाएक वो गोला गायब हो गया। ये क्या? बस क्यूसरी, बस तुम्हारे भागने का रास्ता यही खत्म होता है। तुम लोग, हाँ क्यूसरी, अब तुम हमारी कैद में हो।
धन्यवाद। पर यह सब क्या हो रहा है? कौन हो आप लोग? हम लोग आकाशगंगा के दूसरे छोर पर स्थित एक ग्रह के वासी हैं और ये लड़की हमारी अपराधी है। हम इसी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं। इसका अपराध क्या है? इसका अपराध है एक वैज्ञानिक होना, एक महान वैज्ञानिक। महान वैज्ञानिक होना तो अपराध नहीं होता, हमारे ग्रह पर होता है। हमने विज्ञान में अभूतपूर्व तरक्की कर ली है। हर दिन कई नए आविष्कार हो जाते हैं। हम प्रकृति से इतने दूर हो गए हैं कि नदी, पेड़ पौधे, पहाड़, खेत ये सब सिर्फ तस्वीरों में मिलते हैं। सारा काम रोबोट करते हैं। प्राणी आलसी हो गए हैं। संक्षेप में हम आविष्कारों से इतने परेशान हो गए हैं कि वैज्ञानिक होना भी एक अपराध हो गया है। इसका अपराध भी एक आविष्कार है, एक महान आविष्कार। अब हम चलते हैं। हमारा टेलीपोर्टर हमको अपने यान तक ले जाएगा। विदा पृथ्वीवासियों, किसी कष्ट के लिए क्षमा करना। सच है, अति हर चीज की बुरी होती है। और इसी वक्त नताशा के फ्लैट में, नताशा जी कौन हो तुम? ये जानना जरूरी नहीं है। मैं आपको ये कैसेट देने आया हूं। इसमें शरद कुमार के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो उसको फांसी के फंदे तक भी पहुंचा सकते हैं। पर तुम ये कैसेट मुझे देकर मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी शरद कुमार की तबाही और बर्बादी देखना चाहता हूं। कमाल है, भाग गया। खैर, खाना खाकर देखूंगी कि इसके अंदर है क्या। लेकिन तभी ठक ठक, अब कौन आ गया? इंस्पेक्टर शमशेर सिंह। हाँ मिस नताशा, हमको रिपोर्ट मिली है कि आप हीरोइन की तस्करी करती हैं, वीडियो कैसेट के अंदर छिपाकर। यू आर अंडर अरेस्ट मिस नताशा। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।